This program is sponsored by National Book Trust of India. आदाब। किताबें हमारी दोस्त होती हैं, हमारी तन्हाई के साथी हैं। किताबें हमारी रहनुमाई करती हैं और ये आला इंसानी अक़दार का सरचश्मा है। वो कौमें तरक्की करती हैं जिनके नौजवान किताबों से दोस्ती करते हैं। किताबों की अहमियत और बुक रिव्यू पर मबनी डीडी उर्दू की ख़ास पेशकश किताब कायनात लेकर हाजिर हूँ मैं, मोहम्मद नौमान। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे किताब मेले की। जी हाँ, किताब मेले जो ना सिर्फ किताबों से इश्क रखने वालों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं, बल्कि लोगों में किताबों के तईं बेदारी भी पैदा करते हैं। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे चिनार बुक फेस्टिवल की। चिनार जो कश्मीर की खूबसूरती का अहम हिस्सा है, कश्मीर की विरासत है और उसकी रूह में रचा बसा है। उसी चिनार के नाम से मंसूब चिनार बुक फेस्टिवल कश्मीर में 17 से 25 अगस्त तक जारी है। क्या ख़ास है चिनार बुक फेस्टिवल में, इसको डिटेल में जानने और समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर जनाब युवराज मलिक साहब और हमारे दूसरे ख़ास मेहमान हैं कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान NCPUL के डायरेक्टर जनाब डॉक्टर शम्स इकबाल साहब। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले युवराज मलिक जी से जानना चाहूँगा, एक लंबा सफ़र है NBT का। 1 अगस्त 1957 को NBT का क़याम हुआ। एक लंबे अरसे से आप किताबों की जो सकाफ़त है, विरासत है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं और अब ये डिजिटल दौर आ गया है। इस डिजिटल दौर में किताब मेले कितने अहम हैं, और अगर मैं बात करूँ चिनार बुक फेस्टिवल, तो उसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? आपने बिल्कुल सही कहा कि तकनीकी युग में किताबों की अपनी क्या अहमियत रहेगी और किस प्रकार इसको देकर हमारी युवा पीढ़ी देखती है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि तकनीकी युग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। पढ़ने की जो विविधताएं हैं, चाहे वो आप मोबाइल के माध्यम से हो, लैपटॉप से हो, या रीडिंग गैजेट्स के माध्यम से हो, या एक फ़िज़िकल बुक फॉर्मेट में हो, रीडिंग हैबिट जिसको हम कहते हैं, पठन पाठन की संस्कृति हमारे देश की सभ्यता का एक अहम हिस्सा रहा है। माध्यम कोई भी हो, व्यवस्थाओं के हिसाब से पढ़ने की संस्कृति मुझे ऐसा लगता है कि घटने के बजाय शायद बढ़ रही है। जिस प्रकार का रेस्पॉन्स हमें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में देखने को मिला, जिस प्रकार का हिस्सा हमें यहाँ चिनार पुस्तक मेले में देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार प्रकाशकों का जो प्रतिभागिता है उसको हम देखने को मिल रही है, युवाओं का जोश यहाँ देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि किताबें प्रासंगिक थीं और किताबें प्रासंगिक हैं और आने वाले दौर में भी किताबें प्रासंगिक रहेगी। निश्चित रूप से रीडिंग पैटर्न चेंज हुआ है, रीडिंग हैबिट्स कम होंगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। फॉर्मेट बदलते रहेंगे और तकनीकी युग में आप देखेंगे यहाँ पर एक और जहाँ किताब चाहे कितने हम डिजिटल हो जाएं, लेकिन एक हार्ड बाइंडिंग जो बुक होती है उसकी अहमियत अपनी जगह रहती है। हमारे साथ NCPUL के डायरेक्टर भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा कि NCPUL कोशिश करती है उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए। कश्मीर में बड़ी आबादी है जो उर्दू बोलती है, उर्दू से शग़फ़ रखती है, मोहब्बत रखती है। NCPUL को चिनार बुक फेस्टिवल से क्या उम्मीदें हैं, क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, ऐसा है कि जो माजी का तजुर्बा है, चूँकि कौमी उर्दू कौंसिल माजी में भी श्रीनगर में बुक फेयर मुनक़िद करती रही है। मेरा ख़्याल है ये चौथा किताब मेला है जो हम श्रीनगर में मुनक़िद कर रहे हैं। तो माजी के तजुर्बात ये बताते हैं कि श्रीनगर में उर्दू का एक बड़ा तबका है, उनकी एक अपनी रीडरशिप है। उनसे पहले भी एक्सपेक्टेशन थी, इस बार भी बहुत एक्सपेक्टेशन है। इसीलिए हम हर 5 साल पर श्रीनगर पहुंचते हैं।
ये सोच करके कि वहाँ के लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी है, ज़्यादा जोश है, उर्दू के इम्कानात हैं और उन्हीं इम्कानात के तहत हम वहाँ पहुँचते हैं ताकि और हम अपने कौमी उर्दू काउंसिल और जो उर्दू रीडर हैं उनके दायरे को और करीब कर सकें, बढ़ा सकें। हर तरह से हमें वहाँ से मदद मिलती है। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ उम्मीद ये है कि यहाँ का फुटफॉल काफ़ी बेहतर होने की उम्मीद है। फुटफॉल बेहतर होगा, उम्मीदें तवक्कुआत अपनी जगह हैं। युवराज जी से जानना चाहूँगा, एक कोशिश रहती है लोगों की दिलचस्पी कायम रहे, नौजवानों की ख़ास तौर से, तो एनबीटी के लिए क्या ये अपॉर्चुनिटी है या चैलेंज है? देखिए, अपॉर्चुनिटी और चैलेंज तो एक सिक्के के दो पहलू है। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी होगी वहाँ चैलेंज जरूर होंगे, और जहाँ चैलेंज है वहीं से अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अगर आप देखेंगे, पैसा पहली बार हो रहा है कि नेशनल बुक ट्रस्ट और एनसीपीयूएल जो हमारा संस्थान है, दोनों एक साथ मिलकर एक रूप में एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ये केवल एक पुस्तक मेला नहीं है, ये पुस्तक महोत्सव है, जिसमें आपको पुस्तक मेले की भी फीलिंग आएगी, साहित्य महोत्सव की भी फीलिंग आएगी और सांस्कृतिक गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। तो साहित्य, कला और संस्कृति के साथ साथ हमने बच्चों की गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया, जिसमें अलग अलग गतिविधियां, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, जिसके माध्यम से इसमें एक नया फ्लेवर निकल के बाहर आएगा। और केवल यही नहीं, यहाँ पर आपको पुस्तकें भी हैं, साहित्य, कला, संस्कृति भी है, और युवाओं के लिए अपने करियर के बारे में अलग अलग तरह की वर्कशॉप्स भी देखने को मिलेगी। तो केवल इसको हम एक पुस्तक मेले तक सीमित रख पाए ऐसा नहीं है, हमने इस मैंडेट को काफ़ी बड़ा किया है और समाज के हर वर्ग को, चाहे वो छोटा बच्चा हो जो अभी आंगनवाड़ी में जा रहा है, उससे लेकर एक बुजुर्ग हो, हर आयु वर्ग के लिए कोई ना कोई गतिविधियाँ यहाँ रखी गई है ताकि हम लोगों को बाहर ला सकें और एक कश्मीर की इस खूबसूरत वादी में, इस डल लेक के किनारे, इतनी सुंदर आबो हवा में वो किताबों का आनंद उठा सकें। कि जब कहा किसी ने कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है, और अब कश्मीर में आप किताबों का मेला लेकर के पहुँचे हैं। शम्स साहब से जानना चाहूँगा कि जब हम उर्दू से जुड़े परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उनको फ़रोग़ देने के लिए एनसीपीएल को क्या कुछ एनसीपीएल ने किया है? चिनार बुक फेस्टिवल में क्या तैयारियां हैं आपकी ताकि उससे जुड़े तमाम परफॉर्मेंस जो है उनको भी फ़रोग़ दिया जा सके? देखिए, हमारी ये कोशिश हमेशा रही है, आप भी जान रहे हैं कि उर्दू का कारी स्क्रिप्ट की हद तक ज़रूर कुछ न कुछ सिकुड़ा है, लेकिन दिलचस्पी लोगों को उर्दू ज़बान से बहुत ज़्यादा है। तो उर्दू ज़बान के जो नामवर अदीब हैं, जिनकी वजह से लोग उर्दू को समझते हैं, आप ये भी जानते हैं कि कश्मीर में उर्दू का एक बड़ा हिस्सा वहाँ है, लेकिन हमने इसको पैन इंडियन लेवल पर ये देखने की कोशिश की है और उस तरह के बड़े फ़नकार, बड़े कलमकार को हमने मदऊ किया है, खा वो मुंबई हो, खा वो कोलकाता हो, खा वो उड़ीसा हो। यानी हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान का एक पैन इंडियन जो अगर है तो उर्दू हिंदी के बाद अगर कोई ज़बान है जिसको हिंदुस्तान में हर जगह चाहने वाले मिलते हैं, तो हमने साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर को भी बुलाया है। हमने इस तरह से, और जो मुशायरा जो हमारा है बहुत इम्पॉर्टेंट, उसमें हमने महिलाओं के लिए अलग से, ख़वातीन का अलग मुशायरा किया है, मर्दों के लिए अलग किया, चूँकि एक डिमांड थी वहाँ कि ख़वातीन का मुशायरा होना चाहिए, उसको भी हमने सामने रखा है। शाम गज़ल, सूफियाना, इस तरह के प्रोग्राम को हम परफॉर्मेंस आर्ट के तौर पर देखते हैं और इससे उर्दू को खासा फ़रोग़ मिला है। जो नॉन उर्दू लोग हैं उर्दू की तरफ राग़िब इन्हीं वजहों से हुए हैं। यहाँ मैं युवराज जी से ये भी जानना चाहूँगा कि एनबीटी जो इस तरह के फेस्टिवल मुनक़्क़िद कर रहा है, नौजवानों में और दिलचस्पी बढ़े, उसके लिए किन टूल्स पर मेहनत कर रहा है एनबीटी? देखिए, जैसे कि किताबों की बात हुई, वहाँ पर आप हमारे अंदर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो भारत सरकार की एक बहुत अनूठी पहल है, जिसमें हम ई बुक्स, डिजिटल बुक्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी छात्र एक ऐप के माध्यम से डाउनलोड करके आज 1000 किताबें फ्री डाउनलोड कर सकता है। इससे हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस और आने वाले विजिटर्स को हम लोग कनेक्ट करें और ये 1000 किताबें वो फ्री डिजिटल डाउनलोड हमारे यहाँ से लेकर जाएँ। साथ ही साथ इन सब गतिविधियों में हमारा प्रयास है कि बच्चे अपनी पसंद की किसी एक्टिविटी में हिस्सा लें और न केवल हिस्सा लें, अपना एक स्किल डेवलपमेंट भी करें। जैसे कैलीग्राफी राइटिंग है, उसका हम एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फोटोग्राफी का एक वर्कशॉप यहाँ पे हो रहा है। करियर काउंसलिंग वर्कशॉप्स हैं, ऑडिटरी वर्कशॉप्स हैं, पोइट्री वर्कशॉप्स हैं, स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन है, स्टोरी टेलिंग सेशंस हैं प्रोफेशनल के जरिए। तो आप ये केवल किताबें खरीदने के लिए नहीं, किताबों की दुनिया से जुड़े हुए कितनी प्रकार की गतिविधियां हैं जिसमें आप कैरियर भी ढूंढ सकते हैं, उसका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगता है हमारे युवाओं को देखने को मिलेगा। और मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि किताबें आपके ख्वाब, ख्याल और ख्वाहिशें बदल देती हैं। आप जो पढ़ते हैं वैसा सोचते हैं, जो सोचते हैं वो आपकी आदत बन जाती है और जो आदत है वो आपकी नियति तय करती है, आपकी मुकद्दर को तय करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुकद्दर ऊँचा हो, आप बड़े लक्ष्य को हासिल करें, तो अच्छी किताबों के बीच समय गुजारें और वो किताब यहाँ से ज़रूर लें
जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। जो आपकी ज़िंदगी बदल दी। यहाँ एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा, जो आपने तारीख़ों का इंतखाब किया है, अगस्त की ये तारीखें 17 से लेकर 25 तक, लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी का, देश प्रेम का जज्बा होता है, क्या उसके ताल्लुक से भी कुछ एक्टिविटीज़ चिनार बुक फेस्टिवल में होंगी ताकि लोग जान सकें, देश प्रेम की भावना उनमें बढ़ सके, हुब्बुल वतनी का जज्बा उनके अंदर बढ़ सके? जैसा कि हमारी एक सीरीज़ है इंडिया इन 75, उसमें हमने देश के जो अनसंग हीरोज़ हैं उनको लेकर किताबें की हैं, उन पर चर्चा उनको देखने को मिलेगी। करगिल के जो एग्जीबिशन है वो आपको देखने को मिलेगा, और हमारे जो आर्मी के और जो बड़े जो अवार्ड विनर्स हैं उन सब से भी मिलने का, रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो अपने आप में किताबों की दुनिया से जुड़ा हुआ ये संसार अलग अलग माध्यम से, और हर रोज़ शाम को 7 बजे के बाद देश के अलग अलग कोनों से आए हुए अच्छे बैंड, म्यूज़िकल ग्रुप्स यहाँ आकर अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रदर्शन करेंगे, जिसको निश्चित रूप से कश्मीर की वादी के लिए एक पहला और नया एक अनुभव होगा। हम चाहते हैं कि जो लोग अभी देश के बाकी हिस्सों में नहीं गए हैं उनको हम इन कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से यहाँ लेके आएँ और देश की मुख्य धारा से कश्मीर हमारा जुड़े। यही एक हमारी छोटा सा प्रयास मेन स्ट्रीम से जोड़ने की हर तरह से कोशिश है, और लोग भी उस तरीके से देखा जाए तो वहाँ रिस्पांस दे रहे हैं, और आपकी जो कोशिश है उसको कामयाबी से हमकिनार करा रहे हैं। शम्स साहब से जानना चाहूँगा, उर्दू पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है, चिनार बुक फेस्टिवल भी है, तो क्या सिर्फ ये कश्मीर को मद्देनज़र रख के इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, या ये उर्दू ज़बान जो पूरे मुल्क में बोली जाती है वहाँ एक सबका देखा जाए तो एक गुलदस्ता पेश करने की कोशिश? देखिए, आपको पता है कि कसीर लिसानी हिंदुस्तान में जो उर्दू तहज़ीब है उसके असरात, आप बंगाल चले जाएं, आप महाराष्ट्र चले जाएं, आप उड़ीसा चले जाएं, आप तेलंगाना चले जाएं, आप बिहार चले जाएं, आप लखनऊ चले जाएं, आपको हर जगह एक अलग फ्लेवर मिलेगा। मैंने इस तरह के प्रोग्राम को सेट किया है कि उड़ीसा का राइटर भी कश्मीर के राइटर के साथ बैठेगा और एक डिस्कशन करेगा, जहाँ कसीर लिसानी हिंदुस्तान में हम उस तहज़ीब को पेश कर सकेंगे। मुंबई का राइटर भी कश्मीर के राइटर के साथ बैठेगा, उनके साथ वो बात करेगा, तो हमें ये पता चलेगा हमने इस हिंदुस्तान में यहाँ की जो ज़बान है उनसे क्या कुछ लिया और हमने उन्हें क्या कुछ दिया। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता? बहुत खूब, यानी आपने देखा जाए तो एक नेशनल इंटीग्रिटी की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की है, और उसके साथ साथ उर्दू वालों को जो आपस में आपने जोड़ा है उसकी भी एक बड़ी खूबसूरत कोशिश है। युवराज जी से एक मैसेज लेना चाहूँगा जो हमारे व्यूवर्स जान सकें, जो इस मेले में आ रहे हैं वो भी, जो मेले में आना चाहते हैं वो भी, और वो नौजवान जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, बुक रीडिंग के ताल्लुक से, इस हैबिट को बढ़ाने के ताल्लुक से, इसके फ़ायदे के ताल्लुक से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है व्हेन सिटीजन्स रीड कंट्री लीड, जब देश के नागरिक पढ़ते हैं तभी देश आगे बढ़ता है। आप यहाँ आइए, अपनी पसंद की किताब चुनिए, उस किताब को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि देश की जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक जो आप पढ़ते हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साहित्य भी मिलेगा, कला भी देखने को मिलेगी, संस्कृति भी मिलेगी, युवा जोश भी मिलेगा, और देश की जो ऋषियों की इस भूमि पर, वेदों की इस भूमि पर जो ज्ञान की जो परंपरा है, भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसके लिए हमें पूरी दुनिया में जाना जाता था, और उसमें कश्मीर में ये जो कार्यक्रम है ये आपका कार्यक्रम है, ये श्रीनगर के लोगों का कार्यक्रम है, आपके द्वारा आयोजित है, आपके लिए किया गया है। इसका पूरा आनंद भी लीजिए, और यहाँ से निश्चित रूप से एक किताब जरूर लेके जाइए जो अपने नज़दीक लोगों को, अपने परिवार के लोगों को आप गिफ्ट कर सके। डोंट बाय बुक टू कीप इट इन द शेल्फ, बट टू गिफ्ट इट कैन चेंज लाइफ। ये किसी न किसी का जीवन बदल सकती है, और बुकें देने के बजाय किताबें देने की गिफ्ट में परंपरा को हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ सभी युवाओं का, कश्मीर वासियों का हम लोग यहाँ स्वागत करते हैं। आइए और इस फेस्टिवल का आनंद उठाइए। आइए और इस फेस्टिवल का आनंद उठाइए। मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने चिनार बुक फेस्टिवल के ऊपर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की, बहुत सारी मालूमात हमारे व्यूवर्स को मिली, और मैं यहाँ इस पहले सेगमेंट को आपका शुक्रिया अदा करते हुए कंप्लीट करता हूँ, मुकम्मल करता हूँ, और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक हिंदी किताब पर। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में चिनार बुक फेस्टिवल पर गुफ्तगू हुई, और दूसरे सेगमेंट में एक हिंदी किताब पर गुफ्तगू होगी। बड़ी ही दिलचस्प किताब है जिसका पहला एडिशन 1966 में मंजर आम पर आया, और उसका तीसरा एडिशन 2019 में। लेकिन इतने अरसे के बावजूद भी उस किताब की अहमियत में कोई कमी नहीं आई। जी हाँ, पब्लिकेशन डिवीज़न की शाया करदा ये किताब, जिसे एस.डी. सावंत और एस.डी. बादलकर ने तैयार किया है, इसमें स्केचेस या फिर कहें तो पिक्टोरियल डिपिक्शन के ज़रिए बच्चों को और ख़ासकर नौजवानों को रोशनास कराने की कोशिश की गई है उस अजीम शख्सियत से
जिनका नाम है महात्मा गांधी। इतनी बड़ी शख्सियत, एक न सिर्फ मुजाहिद आज़ादी बल्कि दुनिया को अहिंसा का फ़लसफ़ा देने वाले महात्मा गांधी। और इस किताब के अंदर उनका ख़ानदान, उनकी पैदाइश, उनका साउथ अफ्रीका का सफ़र, वहाँ उनका जो संघर्ष रहा वो भी, उसके बाद उनका भारत आना, यहाँ आज़ादी की जद्दोजहद में उनका हिस्सा लेना, सब कुछ तस्वीर के ज़रिए बयां किया गया है। इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर मोहतरमा डॉक्टर राधिका मेनन साहिबा। आपका मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ आज की इस पेशकश में। और ये किताब जो वाकई मुझे बहुत देखा जाए तो जाज़बियत वाली किताब है और बड़ी ही आज भी ऐसा लगता है कि बहुत दिलचस्पी इसके अंदर बच्चे लेंगे कि गांधी जी की इतनी अजीम, इतनी बड़ी शख्सियत किस तरह उसको 47 पेजेस के अंदर समोने की ये कोशिश की गई है और किस तरह से आप देखती हैं इस किताब को? आपने ये जो बात रखी कि 47 पन्नों में कैसे इतनी बड़ी शख्सियत के जीवन को, पूरी ज़िंदगी को कैसे उसने अपने बताने की कोशिश की है, मैं खुद हैरान थी कि कैसे ये इस कार्य को कर पा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये केवल किस्से कहानियाँ उनके जीवन के बारे में नहीं हैं, इसमें कई ऐसे वाक़यात हैं जो उन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी इन घटनाओं के माध्यम से उनका शख्सियत भी बदलता है और राजनीतिक जो पहलकदमियाँ हैं वो भी उसमें कैसे उठाई जाती है। सबसे मुझे लगता है इस किताब की ख़ास बात ये है कि ये 1967 में इसका पहला संस्करण हुआ, जैसे आपने बताया, और अभी इतने वर्षों बाद भी ये कैसे प्रासंगिक है। और इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इसमें जिस तरह की बातें उठाई गई हैं, मुझे लगता है कि वो एक पूरे व्यापक तौर से काफ़ी मुकम्मल तरीके से इसमें रखी गई है। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि केवल गांधी जी के जीवन के बारे में नहीं, उसमें उनके जिन लोगों की मुलाकात होती है उनकी बातें भी आती हैं और कैसे इन बातों के माध्यम से देश का एक भविष्य बनता है, एक देश बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी इस किताब में खुल के आती है। तो ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है कि ये 47 पन्नों में चित्रों और तस्वीरों के माध्यम से और टेक्स्ट के माध्यम से दोनों ये बात आती है। आपने टेक्स्ट की बात की, टेक्स्ट कितना, मतलब क्या जो टेक्स्ट को छोटा सा एक टेक्स्ट उसमें दिया जाता है, क्या किसी भी तस्वीर को समझने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है? और उसकी भाषा को कैसा रखा गया है कि बच्चों के लिए उसको पढ़ना, उसको समझना आसान? देखिए, बच्चे जब पढ़ते हैं तो वो तस्वीर भी देखते हैं, उससे अपना इंटरप्रिटेशन करते हैं और टेक्स्ट भी पढ़ते हैं। अब क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिनका जीवन इतना महत्वपूर्ण है देश के स्वतंत्रता संग्राम में, तो इसलिए ये टेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है और पिक्चर्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा पहले तो देखता है टेक्स्ट को, पिक्चर को, तस्वीर को देखता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये तीसरा संस्करण है तो इसमें वो टेक्स्ट को छोटे फॉन्ट्स में लाया गया है, जिसकी वजह से ये 47 पेजेस में भी आ गए हैं। तो क्योंकि इससे किताब भारी नहीं है, हल्की है, जिसकी वजह से बच्चे इसके प्रति थोड़ा सा आकर्षक भी होंगे। गांधी जी की शिक्षाओं को, उनकी तालीमात को बच्चों तक पहुंचाना आज के दौर में कितना अहम मानती हैं, कितना महत्वपूर्ण मानती? ये तो आपने ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए क्योंकि हम लोग जो शिक्षक प्रशिक्षण में हैं, हम लोग अक्सर जो गांधी जी के शिक्षण के पद्धतियों के बारे में, उनके फ़िलॉसफ़ी के बारे में बात करते हैं, ये प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब प्रासंगिकता केवल घटनाओं के माध्यम से नहीं, मुझे लगता है कि कई ऐसे एपिसोड्स हैं उनके जीवन में जो कि किसी बच्चे को इंस्पायर कर सकती है, जो प्रेरणा दे सकती है। जैसे कि निडर होकर अपनी बात रखना, जो हम लोग चाहते हैं बच्चे स्कूलों में रखें और बात करें, तो उसमें कैसे एक छोटा सा बच्चा जो कि बाद में मोहनदास करमचंद गांधी बनते हैं, महात्मा गांधी बन जाते हैं, उनके जीवन में ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई जिसकी वजह से वो उस निडरता का उनमें विकास हुआ।
वो कैसे अपनी बात रखे, कैसे सत्य के प्रति उनकी निष्ठा, उनका बल, कैसे सत्य के प्रति विश्वास कि सत्य के माध्यम से ही राजनीतिक कार्य किया जा सकता है, वो कैसे विकसित हुआ। ये सारी चीज़ें प्रासंगिक हैं। प्रासंगिक है कैसे डेमोक्रेसी में, किसी भी जमहूरियत में कैसे लोगों की भागीदारी हो सकती है और कैसे इसमें लोग कितनी भाग ले सकते हैं। तो ये सारी हम लोग ये देखना कि गांधी जी ने उस समय क्या किया और उसकी नकल करने की प्रासंगिकता नहीं है। ये है कि अगर गांधी जी होते तो वो अपने आदर्शों, उसूलों के माध्यम से कैसे आज के सवालों से वो जूझते, कैसे उसके साथ उसके लिए जवाब ढूंढते, कैसे उसके लिए कार्य करते, ये महत्वपूर्ण है और यही प्रासंगिकता है। और बच्चे इसी माध्यम से सीखते भी हैं क्योंकि उनके लिए सवाल आज के हैं और आज के सवाल वो जो हैं इनके जो संघर्ष है, इनके जीवन के जो घटनाएं हैं उससे सीख सकते हैं। आपने सत्य की बात की और दो यहाँ पर और चीज़ें मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा। सत्य के साथ साथ अहिंसा और सत्याग्रह, क्या इन सभी को इस किताब में शामिल किया गया है और इसका सबक दिया गया है बच्चों को कि किस तरह लोग गांधी जी की इस कहानी से जो पूरी इसके अंदर पेश की गई है उसमें सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह सबसे सीख ले सकते हैं? है, इस किताब में है, अहिंसा पर भी है, सत्याग्रह पर भी है। सत्याग्रह का विकास एक राजनीतिक प्रयोग के रूप में कैसे उसका विकास हुआ है वो भी है। इसीलिए मैं हैरान थी कि 47 पेजेस में कैसे ये सब बातें आ सकती हैं, पर आई है। तो जैसे अहिंसा की बात है, बच्चे जैसे स्कूलों में तो होता ही है, बच्चे कभी कभी उग्र भी हो जाते हैं अपनी बातें रखने में। तो कैसे जैसे महात्मा गांधी के जीवन में उन्होंने कैसे अहिंसा के विचार को विकसित किया, उसमें उनके जो अनुभव हैं, ख़ासतौर साउथ अफ्रीका में जो उनके जो अनुभव रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उनके जीवन को बहुत प्रभाव करती है, उनके राजनीतिक जीवन को प्रभाव करती है, अहिंसा और सत्याग्रह को प्रभावित करती है। और हम लोग इसलिए हम लोग साउथ अफ्रीका में उनके जीवन को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कैसे एक व्यक्ति जो वकालत करने जाते हैं वो कैसे एक बदल कर एक नेता बन के एक और जो सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलना चाहते हैं वो कैसे बन के आते हैं, वो कैसे बन करके आते हैं। क्या सिर्फ ये किताब आपकी नज़र में सिर्फ बच्चों के लिए है या नौजवान भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल नौजवानों को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर कभी कुछ हिस्से पढ़ते हैं। स्कूलों में भी क्या होता है कि हम लोग कुछ विषय के रूप में पढ़ते हैं, शिक्षा, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में नई तालीम पढ़ते हैं, या फिर हिस्ट्री में उनके कभी किसी नॉन कोऑपरेशन पढ़ लिया या क्विट इंडिया पढ़ लिया। पर इसको एक समग्र रूप से कैसे एक मुकम्मल तरीके से हम लोग इसको उनके जीवन के जद्दोजहद में कैसे ये विकसित होते हैं, ये आइडियाज़, ये विचार कैसे इसमें उसको शामिल किया गया। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने ये तमाम बातें रखी और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स ने भी इस किताब की अहमियत को जाना और समझा होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राधिका जी का कि आपने इस किताब पर रोशनी डाली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर अब वक्त है प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट का, और इस सेगमेंट में हम नज़र डालेंगे उर्दू के एक अजीम शायर जोश मलिहाबादी की हयात व खिदमत। नाम शब्बीर हसन खान। पहले शब्बीर तखल्लुस करते थे, फिर जोश इख्तियार किया। 1898 में मलिहाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद बशीर अहमद खान बशीर, दादा मोहम्मद अहमद खान अहमद और परदादा फ़कीर मोहम्मद खान गोया मारूफ शायर थे। इस तरह शायरी उन्हें विरासत में मिली थी। उनका घराना जागीरदारों का घराना था। हर तरह का ऐशो आराम मैसर था, लेकिन आला तालीम ना पा सके। आखिरकार मुताले का शौक हुआ और जुबान पर उबूर हासिल कर लिया। शेर कहने लगे तो अजीज लखनवी से इस्लाह ली। जोश ने कुछ गज़लें भी कहीं, लेकिन उनकी शोहरत का दारोमदार नज़्मों पर है।
उन्होंने तहरीक आज़ादी की हिमायत में नज़में कहीं तो उन्हें मुल्कगीर शोहरत हासिल हो गई और उन्हें शायर इन्कलाब के लक़ब से याद किया जाने लगा। जोश की शायरी में सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो चीज़ है एक दिलकश और जानदार ज़बान। जोश को ज़बान पर मुकम्मल अबूर हासिल है। उन्हें वजह तौर पर लफ्ज़ों का बादशाह कहा गया है। अल्फाज के इंतखाब का उन्हें बहुत सलीका है। उनकी तशरीहों और इख्तियारों में बेहद लताफत पाई जाती है। और इसी के साथ आज की ये पेशकश यही मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश ज़रूर पसंद आई होगी। आप आज के इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अपने राय और मशवरे हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसे नोट कर लें और अपने राय मशवरे हमें ज़रूर भेजें। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। This program was sponsored by National Book Trust, India.